इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा नज़ारा मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकर्स में फैला ये दूर से ही चमकता ये मकबरा, जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए गए हैं, वही इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। डेस्टिनी फैक्ट चैनल पर आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वही आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा पूरे $1 बिलियन यानी पूरे 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया, जब इसको मेन गेट के पीछे से देखते हैं तो ये काफी बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट के तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को सोच में डालने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ाया नहीं गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़े झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ाया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसे कि आप इन मस्जिदों में देख सकते हो। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक भूकंप होने पर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिर सीक्रेट क्या था कि इसको बनाने वाले किसी भी सूरत में इस पर ये खराज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के उन कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था, तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 400 मीटर ऊंचे डूम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान की जमीन पर मुगल एम्पायर का रूल हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे, जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादा खुर्रम का होता था और उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को मालूम नहीं था उस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी हासिल की। इसी की वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के नाम से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में रहती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे, और यही वजह थी कि उनके ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह की अचानक मौत हो गई। शाहजहां पहले ही मुगल एम्पायर में बहुत फेमस हो चुका था और शहंशाह का चहेता बेटा भी था। 1628 में यानी बाप के मौत के ठीक 7 सालों के बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अब अपने नए शहंशाह के बेहद खुश नजर आ रहे थे। ये वो पीरियड था मुगल एम्पायर अपने पूरे पीक पर था, यानी पूरे इंडिया, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, जब मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को आइडिया दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां जल्दी उदासी में बदलने वाली है। गद्दी संभाले अब 1 ही साल गुजरा था कि और एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन अभी शाहजहां इस कामयाबी का जश्न बनाते उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चों को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 1631 का ना चाहकर भी इस दुनिया से मुमताज महल चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां को आग बनकर गिरी थी। उसने 2 जैसी उनके दुनिया को ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनके सबसे अजीज बीवी
मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई शाहजहां को काले अंधेरे में ढकेल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक म्यूजिक भी ना सुनी और न परफ्यूम भी लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाए जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत, पूरी जिंदगी वक्फ करने के इरादा कर लिया। मुमताज के मरने के 6 महीने बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरे सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिया गया था, क्योंकि मुमताज की खबर यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी और इसी वजह से इस जगह पर दुनिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल के फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते थे जब तक ग्रावल जमीन ना नजर आ जाती थी। इन कुएं के अंदर पत्थर और कारे से भरा गया और फिर उसको ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरे से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया था और दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया था और अपने अंकल के मकबरे से डूम का आइडिया लिया गया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया था तब एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 1 लाखों नहीं करोड़ों ईंटों मौके पर ही बाकी की गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें बहुत पैसा भी बहाया जा रहा था। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज का परवाह नहीं था। बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनके वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड को पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाता था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का यह खूबसूरत डूम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डूम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाई जा सकती है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डूम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डूम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेच कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पिटरा डोरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया जाता था। पिटरा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारता से बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और उसमें पत्थरों को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लैब टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल के रिनोवेशन में इस्तेमाल की जाती है।
ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है और सूरज निकलने के बाद लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 साल के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपने बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपने पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज के बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। यह ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही बनाया था। शाहजहां का एक महंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन उसने मुगलिया सल्तनत का तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त पलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 साल से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। शाहजहां को सिर्फ एक ऐसी फैसिलिटी दी गई और वो ये है, जिस कमरे में उसको बंद किया था उसके विंडो से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद रहने के बाद 74 इयर्स के एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त अब आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है डेस्टिनी फैक्ट की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर करेंगे और भी इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करके नोटिफिकेशन